हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म आपके 31 अक्टूबर यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि लगभग शायद 24 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं। इसकी जो परीक्षा तिथि रखी गई है वो दिसंबर में रखी गई है। चाहे आप देखें 2022-23 के लिए तैयारी कर रहे हो, 23 में तैयारी करें, 24 में तैयारी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीटेट जो है उसकी क्राइटेरिया है कि 150 का आपका पेपर आता है, उसमें से आपको कम से कम 90 स्कोर करना होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो कम से कम आपको 90 प्लस का स्कोर तो करना ही पड़ेगा अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। क्लियर है? तो देखिए, ये प्राइमरी लेवल का पेपर है और इसमें ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो 30 क्वेश्चंस में से मैंने आपको, ये मेरा खुद का पेपर है, 30 में से मैंने आपको 20 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं पहले प्रीवियस वीडियोस में, आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डली हैं। और आज के जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं पेपर के, उनको मैं करा रहा हूं। तो मेरा पेपर कैसा आया था उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको लगा कर जाएंगे। अगर आपने 10 पेपर भी लगा लिए, आपने 10 पेपर भी लगा लीजिए, तो 100% समझ लीजिए आपका पेपर 100% इस बार क्वालिफाई हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट में एक बेहतर स्कोर करना चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल, और आपको पीडीएफ वगैरह भी चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को समय न गवाते हुए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉरी। क्वेश्चन है, 3 विभिन्न स्थानों जहां की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। देखिए, 3 अलग अलग स्थान पर जो मकान है उनकी जलवायु बिल्कुल अलग अलग है, तो इन पर आपको विचार करना है। क्या करना है? देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है, लेह लद्दाख में मकान के पत्थर 2 मंजिल बनाए जाते हैं। मतलब जो लेह है, लेह यानी कि जो लद्दाख है, अब ये जम्मू कश्मीर से अलग हो गया है। ऊपर भारत की बात करें तो इस तरीके से ये जो गया पार्ट, इसमें से ये वाला जो पार्ट है वो लेह लद्दाख का पार्ट है, ये इधर वाला पार्ट, ये वाला जम्मू कश्मीर का पार्ट है, फिर यहाँ पंजाब आता है, यहाँ राजस्थान वगैरह कुछ आता है। ठीक है? तो ये जो लेह लद्दाख वाला पार्ट है, ये वाला, इस लेह लद्दाख वाले पार्ट में जो मकान होते हैं वो 2 मंजिल के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है, और फर्श के ओर छत सपाट होती है, लकड़ी के ओर फर्श, लकड़ी के ओर छत सपाट होती है, मानी जो फर्श होती है वो लकड़ी की ओर सपाट होती है। और नीचे वाला जो फ्लोर होता है, उस नीचे वाले फ्लोर में क्या किया जाता है, आपका जानवरों को रखा जाता है और आवश्यकता का आप सामान स्टोर कर देते हैं। रहने का काम कहाँ होता है? सेकंड यानी कि दूसरे फ्लोर पर, दूसरी मंजिल पर होता है। तो क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बात सही है कि लेह लद्दाख में ऐसा ही होता है। नेक्स्ट है मनाली, यानी कि मनाली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। मकान बांसों के खम्भों पर बनाए जाते हैं। किस पर बनाए जाते हैं? बांसों के खम्भों पर। मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है, तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता। राजस्थान में गाँव के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है, बात तो बिल्कुल सही है। देखिए, राजस्थान में क्या है, मिट्टी के बने मकान हैं। कैसे हैं? मिट्टी के बने मकान हैं, और जो छत हैं, छत जो होती हैं उन्हें कटीली झाड़ियों की बनी होती है, तो ये भी बात सही है। तो ए स्टेटमेंट सही है और सी स्टेटमेंट सही है, बी गलत है। तो ए और सी किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 में, जो कि ए और सी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22। काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए हैं इसमें। क्वेश्चन है, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी, देखिए, एक झुंड में 20 से 25 हथिनियों और बच्चे होते हैं। एक झुंड में जरूरी है 20 से 25 हथिनियाँ या बच्चे ही होते हैं। हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। आप कैसे कह सकते हो कि वो तो उसके बाद भी झुंड में रहते हैं? एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। तो देखिए, ए बी डी ये गलत हो गया, केवल ए ये गलत हो गया, 2 ऑप्शन बचते हैं अब। किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, बात तो ये भी सही है, यानी कि डी भी सही है। तो सी और डी स्टेटमेंट सही होंगे।
जो हथिनी होती है और जो बुजुर्ग हथिनी होती है वो हाथियों के झुंड का क्या होती है, सभी फैसले लेती है, वही उनका एक तरीके से राजा का काम या रानी का काम करती है। क्लियर है। और एक बड़ा जो हाथी है वो लगभग एक दिन में 100 kg 100 kg पत्ते खा सकता है, इससे अधिक पत्ते खा सकता है। तो ये भी बात सही है, तो सी और डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ईवीएस पेडागोगी का है। क्वेश्चन है, शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट चिरी चिरी आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, यह क्या है। एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, यह सितारों के चमकने की आवाज़ है। मतलब शैक्षिक भ्रमण पर आप ले जाते हैं, जैसे बच्चों को स्कूल से पिकनिक पर ले जाते हैं, अब वहाँ जंगल में पहुँच गए, अब तीसरी कक्षा का बच्चा पूछ रहा है कि सर ये चिरी चिरी की आवाज़ क्या आ रही है, और वो उसको आकर्षित कर रही है, अच्छी लग रही है। तो अन्य विद्यार्थी उससे बोलता है कि नहीं, ये चिरी चिरी की जो आवाज़ आ रही है सितारों के चमकने की आवाज़ है, यानी कि जो स्टार्स है आकाश में उनके चमकने की आवाज़ आ रही है, जो वो पलक झपक रहे हैं एक तरीके से। ठीक है। अब ये जो आप इस स्थिति में क्या करोगे, वास्तविक रूप से वो चिरी चिरी की आवाज़ सितारों के चमकने की आवाज़ थोड़ी है। तो आप क्या करोगे, इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे। भाई कैसे स्वीकार कर लेंगे, जब कोई स्टूडेंट गलत बता रहा है, शिक्षार्थी गलत बता रहा है, विद्यार्थी गलत बता रहा है, तो आप कैसे स्वीकार कर लेंगे कि ये व्याख्या सही है। अगली कक्षा में विद्यार्थियों को सही उत्तर लिखेंगे, ये गलत बात है। देखिए अभी का अभी गलती को स्वीकार करना चाहिए, हमें बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये तो ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है। विद्यार्थी से कहेंगे कि खोजें आवाज़ कहाँ से आ रही है। आप विद्यार्थी भाई आपको तो पता है ना चिरी चिरी की आवाज़ किससे आ रही है, ये जंगल से ही आ रही है, सितारों से थोड़ी आ रही है। तो आप विद्यार्थी से बोलेंगे कि जाओ जंगल में खोज के आओ, यानी कि उनकी जान को जोखिम में थोड़ी डालेंगे, तो ये भी बात गलत होगी। विद्यार्थी को सही बताएंगे कि ये कीट की आवाज़ है, या अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रिया साझा करने को कहेंगे। बात ये सही है, अन्य विद्यार्थियों से भी पूछेंगे कि भाई उनकी प्रतिक्रिया क्या है। सबसे पहले काम ये होगा, कहीं ये तो सितारों की आवाज़ बता रहा है कि स्टूडेंट, कोई हो सकता है ये चांद की आवाज़ बता दे, कोई कुछ और बताए, कोई कुछ और बताए। तो उन सभी को एक मैनर में लेकर, एक तरीके में लेकर उन सभी को फिर समझाएंगे, प्रतिक्रिया साझा करेंगे। उनमें से कुछ स्टूडेंट सही भी बताएंगे कि ये जंगल से ही आ रही है, जानवरों की आवाज़ है, ये ऐसा भी कुछ स्टूडेंट बोलेंगे। तो उनकी बातों को फिर वहाँ पर बताएंगे, देखो ऐसे है, ये वाला बालक सही बोल रहा है, आप जो बोल रहे हो ये सितारों की आवाज़ नहीं है। इस तरीके से वहाँ पर आप उनको समझाने का प्रयास करेंगे, प्रतिक्रियाओं को साझा करने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन है, आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पट्टियां इकट्ठी करता है और जलाता है। मतलब आपके विद्यालय का जो बागवान है, विद्यालय में सूखी पत्तियां हैं, इकट्ठी करता है और जला देता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे। अब शिकायत की है तो आप उसका कुछ ना कुछ निराकरण तो करेंगे। अब क्या करेंगे कि आप बोल सकते हो उनसे खाद बना सकते हो पत्तियों से, या बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जलाएं ना, प्रदूषण रुकेगा। तो बागवान से बात करेंगे, ऐसा निर्देश देंगे कि वो ऐसा ना करें क्योंकि पर्यावरण के लिए हानिकारक है। बात तो ठीक लग रही है। विद्यार्थियों को समझाएंगे कि बागवान बगीचे में कचरे को कम कर रहा है, ऐसे थोड़ी है। मतलब गलती बागवान करे, उल्टा बोलते ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली बात हो जाएगी। जैसे बागवान, गलती कौन कर रहा है, बागवान, और आप क्या कर रहे हो, उनसे बोल रहे हो कि कम करे, ऐसा नहीं होगा। समझाएंगे विद्यार्थियों को नहीं, प्रधानाध्यापक से कहेंगे। मतलब आप अपनी समस्या को प्रधानाध्यापक एज ए टीचर आपसे उस स्टूडेंट ने कहा है, तो क्या आप इस बात को प्रधानाध्यापक से, यानी कि अपने से टालकर दूसरी जगह ले जाएंगे। प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि वो इस समस्या को सुलझाएं क्योंकि इससे विद्यालय का वातावरण प्रदूषित होता है। बात ठीक है, लेकिन आप अपने स्तर से क्या कर सकते हैं। विद्यार्थियों से सूखे पत्ते इकट्ठे करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे और खाद बनाने में सहायता करेंगे। यहाँ पर जो बच्चा है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है, और वातावरण के प्रति क्या है, वो सजग भी होगा और वो सतर्क भी होगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि पत्तियों को इकट्ठा करके बागवान मदद भी कर रहे हैं और वहाँ पर आप खाद बना रहे हो, तो वो कुछ ना कुछ काम में ही आएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 25। लगाइए राइट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 25 है, जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए। अब जल संरक्षण के बारे में पढ़ा रहे हो, वाटर कंजर्वेशन के बारे में। अब सबसे बेस्ट जो मैनर होगा, बेस्ट तरीका जो होगा वो क्या होगा, वो विद्यार्थी से कहा जाए। जल संरक्षण से संबंधित कहानियां, कविताएं और गीत इकट्ठे करना। जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देखकर यह चर्चा करना कि जल का उपयोग अधिक हो रहा है। बात ठीक सी लग रही है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं। ये वाली बात बिल्कुल सही है कि जल का बजट बनाइए, कहाँ कितना पानी खर्च हो रहा है, कितना पानी सेव किया जा सकता है, कितना बचा सकते हैं। तो ये जो बजट शब्द आया है ये आपके उत्तर की ओर इंगित करता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। और बजट बनाया भी जाता है, जैसे घर में बजट बनाया जाए, देश के लिए बनाया जाए, राज्य के लिए बनाया जाए, या किसी नगर निगम के लिए बनाया जाए, तो उस चीज़ के लिए ये होता है किन कमियों को पूरा करना जाए, कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके, अधिकतम लाभ उठाया जाए, उसके लिए बजट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन डिपी से 20:20 बजे चली और अगले दिन यथार्थ 17:21 को 4:20 बजे सूरत पहुंची। इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है। उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए 16:10 को चली थी, 20:20 पे चली थी, यानी कि 8:20 पे चली थी रात को, और अगले दिन यथार्थ 16:10 यानी कि 16:20 पे पहुंची, यानी कि शाम को 4:20 पे पहुंची। तो 8:20 से सुबह के 8:20 12 घंटे। फिर 6 बजे तक पहुंचने के लिए आपको क्या है, रात को पहुंचने के लिए 8:20 से 8:20 पे 12 घंटे लग गए। 8 से 9 10 कितने घंटे लग गए, 12। तो अब 8 से 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, यानी कि यहाँ पर कुल मिला के 8 घंटे यहाँ पर लगेंगे आपको। तो कुल मिला के कितने घंटे लगे, 20 घंटे का समय लगा। अब यहाँ से औसत चाल निकालनी थी, तो टाइम निकल आया आपका। चाल बराबर स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 1440 और टाइम कितना है 20। तो 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 72, और ये आएगा किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आंसर मीटर पर सेकंड में है, क्योंकि ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। 72 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 का, और घंटे को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 और 60 का भाग। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 6 6 36, 36 दूनी 72, 2 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड, जो कि इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब होगा, 20 मीटर पर सेकंड इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, राइट आंसर क्या होगा इसका। अगले प्रश्न का जवाब कौन स्टूडेंट दे पाएगा, देखते हैं। क्वेश्चन है, अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। जो अध्यापिका है वो क्या कर रही है, विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी में घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की बीट से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति बहुत आती है। तो इस स्थिति में एज ए टीचर आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। तो इसके बारे में बताएंगे, ये आपके लिए अच्छा भी होगा। वैसे हम जंगलों को काट रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, अपने लिए भी नुकसान कर रहे हैं, और उन बेचारे मासूम बेजुबान जानवरों के लिए तो कर ही रहे हैं, पक्षियों के लिए कर ही रहे हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका दूसरा नाम है हेली नेशनल पार्क है शायद, और ये आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्लियर फ्रेंड्स। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है,
उत्तराखंड के अंदर है। आपसे पूछता है गुजरात के अंदर कौन सा है, तो गुजरात के अंदर है गिर नेशनल पार्क। और उत्तर प्रदेश के अंदर है दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। गुजरात के अंदर गिर है। उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। राजस्थान के अंदर कौन सा है भाई, चलिए राजस्थान का आप लोग बताइएगा कोई भी एक नेशनल पार्क, कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम। अब क्या है, प्रयोग के अंतर में स्पष्ट किए जाने चाहिए, विद्यार्थी याद कर सकें। आप कभी भी मेमोराइजेशन को कभी भी नहीं देंगे, इमिटेशन नकल को कभी उसका साथ नहीं देंगे। पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए जैसे विद्यार्थी उसकी पुष्टि कर सके। नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट तभी करेगा, स्वयं से अवलोकन करेगा और निष्कर्ष तक पहुंचेगा, तभी पर्यावरण में अध्ययन उसके लिए कारगर साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, क्योंकि ये पेपर के 30 क्वेश्चंस थे ईवीएस के एनवायरमेंटल स्टडीज़ के, तो 30 के 30 क्वेश्चन आपके इस वीडियो से हो जाएंगे और आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग देख कर जाएंगे तो 100% कम से कम आपका 2 नंबर का यहाँ से पक्का रिपीट होगा। नेक्स्ट है, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है। बिल्कुल उल्टा करने वाला उल्लू, और तोता नहीं है, कबूतर नहीं है। आपका सही जवाब जो होगा वो मैना होगा। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है, मैना, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्लियर है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाला प्रत्येक स्टूडेंट क्लास को लेते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।